इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट है ड्रीमटॉन। एक छोटे से गांव में दामिनी अपने बेटे पवन के साथ रहा करती थी। दामिनी के पति का देहांत हो चुका था और अब दामिनी ही जैसे तैसे घर का खर्चा चला रही थी, पर पवन को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। लाओ माँ, मुझे 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? इतने रुपए का क्या करेगा तू? इतने रुपए तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने हजारों रुपए मांग लिए हो। बेटा, मेरे लिए 100 रुपए भी बहुत है। ये ले, 10 रुपए ले जा। भिखारी समझ रखा है क्या मुझे, जो 10 रुपए दे रही हो? बेटा, तुझे पता है मैं लोगों के घरों में काम करके और मजदूरी करके पैसा कमाती हूँ, फिर भी तू ऐसी बातें करता है। अरे जाओ यार, फिर वही रोना मत शुरू करो, मैं जा रहा हूँ। पवन के ऐसा होने का एक कारण उसकी संगत थी। उसके स्कूल के सब दोस्त एक नंबर के लफंगे और आवारा थे। ये उन्हीं का प्रभाव था कि पवन को अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्त के पास बाइक देख लेता है तो वो लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ, मुझे बाइक लेनी है, अब मैं पैदल स्कूल नहीं जा सकता। तेरा दिमाग ठीक है? मैं इतनी मुश्किल से तुझे पढ़ा लिखा रही हूँ, घर चला रही हूँ, तुझे बाइक चाहिए? कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे बाइक नहीं मिलती, बता रहा हूँ। पवन की जिद देखकर दामिनी अपना सर पकड़ लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, आखिर कैसे पवन को समझाए। पवन 2 दिन तक खाना नहीं खाता। फिर तीसरे दिन उसके घर के सामने बाइक खड़ी होती है। अरे वाह, बाइक! माँ, आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बाइक है, थैंक यू सो मच। पवन बहुत खुश था, लेकिन दामिनी खुश नहीं थी। खुश होना तो दूर की बात, वो तो उल्टा उदास लग रही थी। लेकिन पवन को इस सब से कोई मतलब नहीं था। उसने तो बाइक उठाई और अपने दोस्त राजू को दिखाने निकल गया। राजू, ये देख, मुझे बाइक मिल गई। अरे वाह, आखिर तेरा सपना पूरा हो गया, बधाई हो मेरे भाई। गांव में बहुत कम लोगों के पास बाइक है, जिनमें से तू एक है। अब तो चल, इसी बात पर गांव का एक चक्कर लगा के आते हैं। सबको पता चलना चाहिए ना कि पवन के पास बाइक है। हाँ हाँ बिल्कुल मेरे भाई। वो लोग बाइक से पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और पवन सबको अपनी बाइक दिखाता है। पर तभी राजू कहता है, पर एक बात बता यार, तेरी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो उन्होंने बाइक खरीद ली? अरे मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ बाइक से मतलब है। नहीं पवन, तुझे मतलब होना चाहिए, क्योंकि तेरी माँ इतना पैसा तो नहीं कमाती कि बाइक खरीद सके। कहीं उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चल, मैं उनसे पूछ लूंगा। तुझे क्या लगता है, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होगा तो वो तुझे बता देंगी? राजू की बातों से पवन के दिल में शक बैठ जाता है और वो निश्चय करता है कि वो अपनी माँ की जासूसी करेगा, ताकि उसे पता चल सके कि इतना पैसा आया कहाँ से। पर हम पता कैसे लगाएंगे? मुझे लगता है हमें उनका पीछा करना चाहिए, पता तो चले कि वो काम पर ही जाती हैं या कहीं और। एक दिन दामिनी जब घर से निकलती है तो राजू और पवन उसके पीछे लग जाते हैं। वो किसी के घर जाने के बजाय जंगल की तरफ जाने लगती है। तेरा शक बिल्कुल सही था राजू, मेरी माँ जंगल की तरफ जा रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बस चुपचाप पीछा करता रहे, अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। करीब आधा घंटा चलने के बाद दामिनी जंगल के अंदर एक गुफा के पास पहुंचती है। वहां डाकुओं का डेरा था। उसे देखकर राजू और पवन डर जाते हैं, लेकिन दामिनी बिना डरे डाकुओं के सरदार के पास पहुंचती है और उससे बात करने लगती है। हे भगवान, तेरी माँ तो डाकुओं से मिली हुई है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है यार। वो लोग छिपकर उन सबको देख रहे थे, पर तभी अचानक पवन लड़खड़ा कर सूखे पत्तों पर गिर पड़ा। पत्तों की खड़खड़ाहट से डाकुओं को खबर हो गई और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया। ये तो बच्चे हैं, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मरना है क्या? ये मेरा बेटा है और उसका दोस्त, जरूर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए होंगे। माँ, आप डाकुओं से मिलती हो? अब तक तो मुझे सिर्फ अपनी गरीबी पर शर्म आती थी, पर अब तो आपका बेटा कहलाते हुए मुझे शर्म आ रही है। ए बच्चे, तमीज से बात कर, वरना बताऊं तुझे अभी। पर ये चल क्या रहा है? मेरी माँ यहाँ क्या कर रही है? शांत हो जाओ, मैं सब सच बताती हूँ। दामिनी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पिता उसकी माँ को बहुत मारा करते थे। उसका एक छोटा भाई भी था जिसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो अपने पिता से जब तब लड़ता रहता था। एक बार उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, पर उसी दिन गांव में डाकुओं का हमला हो गया
उन डाकुओं ने उसके भाई को बचाया और अपने साथ ले गए। पिता शराब के चक्कर में कुछ ही समय बाद मर गए और माँ को घर संभालना पड़ा। तब दामिनी अपने भाई को वापस लेने भी गई, पर वो अब डाकू बन चुका था। वो भाई कोई और नहीं, यही डाकू कलुआ है, जो अब डाकुओं का सरदार बन चुका है। मतलब ये डाकू तेरा मामा है? बताओ माँ, क्या सचमुच ये मेरे मामा है? हाँ, और इतने सालों बाद मैं इसके पास इसलिए आई क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। वो बाइक इसने ही दिलाई है। हे भगवान, मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तुम्हारे मामा डाकू जरूर हैं, पर इसने हमेशा गरीबों की मदद करी है। अमीरों से लूट कर गरीबों को देना ही इसका काम है। मैंने तो अब तक मना कर रखा था कि मेरी कोई मदद ना करे, पर तुम्हारी वजह से मुझे इसके पास आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए मामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको नहीं पहचाना। और माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको गलत समझा। तुम बिल्कुल गलत चीज के लिए माफी मांग रहे हो। माफी तुम्हें इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने अपनी गरीब माँ को परेशान किया। वो इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करके तुम्हें पढ़ा लिखा रही है, और तुम उससे ऐसी फिजूल की चीजें मांग रहे हो जिनके लिए उसे मेरे पास आना पड़ा। तो आप बाइक वापस ले लो ना, मुझे वो बाइक नहीं चाहिए। नहीं नहीं, जो मैं दे चुका सो दे चुका, वो वापस नहीं लूंगा। ठीक है, पर मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका दीजिए। मैं चाहता हूँ कल रात का खाना आप हमारे घर हमारे साथ खाओ। क्यों माँ, सही रहेगा ना? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं कलुआ, पवन बिल्कुल सही कह रहा है। तुझे हमारे घर आना चाहिए। वैसे भी बहुत समय हो गया है, हमने साथ बैठकर खाना नहीं खाया। चलो ठीक है, मैं आऊंगा। इसके बाद वो तीनों वहाँ से लौट जाते हैं। अगले दिन कलुआ डाकू उनके घर रात के खाने के लिए आता है। वो साथ में बहुत सारे तोहफे भी लाया होता है। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई? अरे रख लो, पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, इतना तो बनता है। चलो ठीक है। अच्छा पवन बेटा, जाओ जाकर अपने दोस्त राजू को भी बुला लाओ, वो भी हमारे साथ खाना खाएगा तो अच्छा लगेगा। पवन राजू को बुलाने चला जाता है। इधर कलुआ दामिनी से कहता है, मैंने अपना पूरा जीवन डकैती करते हुए गुजार दिया। मैं बिल्कुल भूल चुका था कि एक परिवार में रहना कैसा होता है, पर अब मैं थक चुका हूँ इस जीवन से। मैं सोच रहा हूँ पुलिस को सरेंडर कर दूं। अरे पर क्यों? क्योंकि तुम लोग अब मुझे वापस मिल गए हो। अब अगर मैं कभी पकड़ा गया तो उसमें तुम लोगों पर भी आंच आएगी। और वैसे भी कोई अच्छा काम तो नहीं किया है मैंने, इसलिए सोच रहा हूं कि लूटा हुआ सारा सामान सरकार को सौंप दूं और सरेंडर कर दूं। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया? तुमने गरीबों की मदद करी है। हाँ, पर अमीरों को लूट कर। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, चलो हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, बस पवन और राजू आ जाएं, फिर खाना शुरू करते हैं। वो दोनों इंतजार कर ही रहे होते हैं, पर पवन और राजू के आने से पहले वहाँ पुलिस आ जाती है। कोई होशियारी करने की कोशिश करी तो भेजे मैं गोली मार दूंगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे इसलिए खाने पर बुलाया था कि पुलिस से पकड़वा सको। अरे नहीं, मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? घुटनों पर बैठ जाओ और हाथ ऊपर कर लो। दामिनी और कलुआ दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पुलिस को आखिर खबर किसने की? और तभी पवन और राजू घर में दाखिल होते हैं। पता चलता है कि उन दोनों ने ही पुलिस को बुलाया था। क्या ये सच है कि तुम दोनों ने पुलिस को बुलाया? हाँ, ये डाकू है और इसको जेल में ही होना चाहिए। पवन ने बिल्कुल सही कहा। हम वैसे भले चाहे कितने भी शरारती बच्चे हों, लेकिन इतना तो जानते हैं कि डाकू कितने खतरनाक होते हैं। ये सुनकर कलुआ हंसने लगता है और दामिनी रोने लगती है। तूने बहुत गलत किया पवन, बहुत ज्यादा गलत। तू कम से कम मुझसे तो एक बार बोलता। इतना बड़ा फैसला अपने आप ले लिया। मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानती, और आप रो क्यों रही हो? ये भले आपका भाई हो, पर है तो एक क्रिमिनल ना। वाह भांजे वाह, मान गया तुझे। मैं आज तक किसी से नहीं हारा, पर अपने ही भांजे से हार गया क्योंकि मैंने भरोसा किया। लेकिन बेटा, मुझे कैद मंजूर नहीं है। ये कहकर कलुआ उठ खड़ा होता है और एक हवलदार की बंदूक छीन लेता है। पुलिस और उसके बीच झड़प शुरू हो जाती है। दामिनी, राजू और पवन अपने कान बंद करके जमीन पर लेट जाते हैं। करीब 5-10 मिनट तक वो मुठभेड़ चलती रहती है और अंत में कलुआ उसमें मारा जाता है। हाय मेरा भाई, वो इस जिंदगी से थक चुका था। वो लूटा हुआ सारा सामान सरकार को सौंपना चाहता था, सरेंडर करना चाहता था।
ये सुनकर पवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी दामिनी आगे आकर कहती है, तूने उसे मौत के घाट उतार दिया, तूने अपने मामा को मार डाला पवन। मैंने? हाँ तूने, तू ही इसकी मौत का जिम्मेदार है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। पवन को दामिनी की बातें सुनकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उसे अपने हाथों पर लगा हुआ कलुआ का खून दिख रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपने मामा को बदलने का एक मौका तक नहीं दिया, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कलुआ की लाश उन सब के सामने पड़ी थी और वो सब जिंदा लाश बन चुके थे।